नमस्कार मित्रों, हिंदी भाषा बोध चैनल में आपका स्वागत है। यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2004 का हिंदी प्रश्न पत्र पढ़ने का प्रयास करते हैं। किस प्रकार का प्रश्न पत्र बना था और उसके उत्तर क्या हैं। पहला प्रश्न है, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो उत्तर होगा मागधी। जो हमारा मैथिली का विकास जो था वो मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। और विभिन्न हिंदी की बोलियां और उनके अपभ्रंश पर बात कर लेते हैं। शौरसेनी अपभ्रंश का उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, 5 बोलियां होती हैं। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी या बांगरूवी जिसे कहते हैं, बुंदेली, कन्नौजी आदि। इसके बाद में ही शौरसेनी के एक और उपभाषा है राजस्थानी, जिसके अंतर्गत पश्चिमी राजस्थानी जिसे मारवाड़ी कहते हैं, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी होती है, उत्तरी राजस्थानी मेवाती होती है और दक्षिणी राजस्थानी मालवी होती है। पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली आती है और गुजराती की भी एक उपभाषा होती है जिसके अंतर्गत गुजराती ही आती है। अगला प्रश्न है, अगला जो अपभ्रंश है अर्धमागधी, उसके अंतर्गत जो उपभाषा है वो पूर्वी हिंदी है। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 भाषाएं होती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी को लरिया भी बोलते हैं। मागधी अपभ्रंश की उपभाषा है बिहारी, जिसके अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली आते हैं। और यही हमारा प्रश्न था कि किस अपभ्रंश के अंतर्गत मैथिली बोली जाती है। तो मैथिली मागधी के अंतर्गत बोली जाती है। एक और उपभाषा है बंगाली, बंगला, उड़िया और असमिया, जिसके अंतर्गत ये भाषाएं बोली भी जाती हैं। और पैशाची जो अपभ्रंश है उसके अंतर्गत लहंदा और पंजाबी बोले जाते हैं। ब्राचड़ की जो अपभ्रंश है उससे सिंधी निकल के आई है। महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी निकल के आई है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो कौन सी जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत है? तो वो 343 के अंतर्गत है। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा हिंदी का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई है, जिसके अनुसार असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू आदि भाषाएं हैं। दक्षिण भारत, अगला प्रश्न, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना महात्मा गांधी ने 1957 में मद्रास में की थी। इस संस्था की स्थापना दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए की गई थी। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का पूर्व नाम हिंदी साहित्य सम्मेलन था। ये भी प्रश्न बन सकता है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का पूर्व नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन था। अगला प्रश्न है, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की खड़ी की नहीं है? कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो बघेली जो है पश्चिमी हिंदी की नहीं है, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ब्रज, खड़ी बोली और बुंदेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी और बांगरू पश्चिमी हिंदी की बोली है, जबकि बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है। हिंदी भाषा का तथा उसकी बोलियों का विकास किस प्रकार से हुआ है? शौरसेनी से उपभाषा निकली है पश्चिमी हिंदी, इसके अंतर्गत खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी आदि आती हैं। राजस्थानी के अंतर्गत पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ी कहा जाता है। पूर्वी राजस्थानी को जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी को मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी को मालवी कहा जाता है। पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली आती हैं। गुजराती के अंतर्गत गुजराती ही आती है। अपभ्रंश अर्धमागधी के अंतर्गत
पूर्वी हिंदी आती है, जिसकी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां हैं। मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत बिहारी आती है, बिहारी उपभाषा आती है, और भोजपुरी, मगही, मैथिली इसकी बोलियां हैं। बंगला, उड़िया और असमिया भी अपनी उपभाषाएं लेके चलती हैं। पैशाची का लहंदा और पंजाबी उपभाषा है। ब्राचड़ की सिंधी है, और महाराष्ट्री की मराठी उपभाषाएं हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? पूर्वी हिंदी की कौन सी नहीं है? तो अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली तो होगी, लेकिन मालवी नहीं है। ये राजस्थानी के अंतर्गत आती है। राजस्थानी भाषा की बोली है, जो कि दक्षिणी राजस्थानी के अंतर्गत आती है, जबकि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोलियां हैं। शौरसेनी पश्चिमी हिंदी, इसके अंतर्गत खड़ी बोली। ब्रजभाषा हरियाणवी या बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी राजस्थान की अंतर्गत। पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी मालवी आती है। और ये पहाड़ी के अंतर्गत कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली आती है। गुजराती के अंतर्गत गुजराती ही आती है। अर्धमागधी की जो अपभ्रंश है उसकी पूर्वी हिंदी है, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। मागधी के अंतर्गत उपभाषा है बिहारी, बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली उपबोलियाँ आती हैं। बंगला, उड़िया और असमिया भी अपनी अपनी भाषाएं लेके चलती हैं। पैशाची के अंतर्गत लहंदा और पंजाबी आते हैं। ब्राचड़ के अंतर्गत सिंधी आती है। महाराष्ट्री के अंतर्गत मराठी आती है। ब्रजबुली का प्रयोग कहाँ होता है? तो बंगाल में होता है। ब्रजबुली का बंगाल की एक उपबोली है। बिहार की उपभाषा बिहारी हिंदी है, जिसके अंतर्गत उपबोली भोजपुरी, मगही, मैथिली अंतर्गत इसके आती हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास के प्रश्न भी थे इसमें। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो अपभ्रंश भाषा की रचना है। विद्यापति, जिनका समय 1350 से 1450 माना गया है, की रचनाएं तथा भाषा किस प्रकार हैं? तो संस्कृत की जो रचनाएं थी उनकी शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया, पत्तलक, वर्ण और कृत्य आदि हैं। अवहट्ट की हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका। कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की उदारता का वर्णन है, ये आपको याद रखना है। कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की उदारता का वर्णन है। मैथिली में है पदावली। गोरक्ष विजय, जो कि एक नाटक है गोरक्ष विजय का, गद्य भाग संस्कृत में है, पद्य भाग मैथिली में है, याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की है? आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की है? तो अब्दुल रहमान ने अवहट्ट भाषा में आदिकाल में रचना की है। अब्दुल रहमान का संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है, जो अवहट्ट भाषा में लिखा गया है। देशी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक ही है। संदेश रासक एक खंड काव्य है, जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा का वर्णन है। यह एक विरह काव्य भी है, जिसका रचना काल 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी का प्रारंभ माना गया है। जबकि मंझन और कुतुबन की भाषा अवधी है तथा अमीर खुसरो की भाषा खड़ी बोली हिंदवी है। याद रखिए, अब्दुल रहमान का अवहट्ट भाषा में लिखा गया ग्रंथ जो था वो संदेश रासक है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे जाता है? तो रामानंद को जाता है। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद किसने कहा था? कबीर ने कहा था। उत्तर भारत में रामानंद ने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने किया। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। रामानंद के संबंध में कथन भी है, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड, उत्पन्ना द्राविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता, क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। अगला प्रश्न है, सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? सहजोबाई जो हैं वो ज्ञानाश्रय शाखा की रचनाकार हैं, संत कवि हैं। सहजोबाई की प्रमुख रचनाएं हैं गुरु महिमा और प्रेम प्रकाश। दयाबाई और सहजोबाई संत चरणदास की शिष्या थीं, दोनों चचेरी बहन थीं।
ये याद रखिएगा। दयाबाई और सहजोबाई चरणदास जो थे संत, उनकी शिष्या थीं और दोनों चचेरी बहन भी थीं। नोट जो है 1962 ईस्वी में सहजोबाई की रचनाओं को वेलवेडियर प्रेस द्वारा सहज प्रकाश नाम से प्रकाशित किया गया है। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? तो रूप गोस्वामी इसके रचयिता हैं। रूप गोस्वामी उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता हैं। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी हैं। पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य या ब्रह्मसूत्र भाष्य जो अणुभाष्य के नाम से भी प्रसिद्ध है, वल्लभाचार्य ने लिखा है। अणुभाष्य वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ था जिसे उनके पुत्र विट्ठल नाथ ने पूरा किया है। अणुभाष्य जो था अधूरा ग्रंथ था। इसके अन्य नाम क्या है? उत्तर मीमांसा भाष्य भी है और ब्रह्मसूत्र भी है। चंदायन किस कवि की रचना है? अगला प्रश्न है, चंदायन किस कवि की रचना है? तो चंदायन तो कुतुबन की होनी चाहिए। नहीं, मुल्ला दाऊद की है, क्षमा कीजिए, मुल्ला दाऊद की रचना है। कुतुबन की है मृगावती। मधुमालती है मंझन की और पद्मावत है जायसी की। सबसे पहले चंदायन 1379 में लिखा गया है। इससे पहले हंसावली भी लिखा गया था। याद रखिएगा, हंसावली की जो रचनाकार हैं असायद थे, उन्होंने 1370 में लिखी थी। और मृगावती 1503 में लिखा गया है। मधुमालती जो है वो गलत लिखा है। ये मधुमालती जो है 1545 में लिखा गया है। ये 1545 कर लीजिएगा इसको। मंझन ने लिखा है अवधि में। और ये सभी रचनाएं सूफी प्रेम मार्गी शाखा के कवियों द्वारा प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथ हैं, इनकी रचना की गई है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया है? तो सरस्वती पत्रिका में किया गया है। हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास सरस्वती पत्रिका के माध्यम से ही प्रारंभ होता है। सरस्वती की स्थापना काशी में सन 1900 ईस्वी में चिंतामणि घोष द्वारा शुरू की गई थी। पुनः सरस्वती इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी थी और सन 1902 में इसके संपादक श्याम सुंदर दास थे। 1903 में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। ये पूरा वाक्य आपको याद रखना। 1900 में चिंतामणि घोष द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था। 1902 में श्याम सुंदर दास थे संपादक। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी थे और 1920 तक रहे थे। सरस्वती मासिक पत्रिका थी। पत्र पत्रिकाओं के बारे में भी पढ़ लेते हैं। आनंद कादम्बरी 1881 से प्रारंभ हुई थी। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने प्रारंभ की थी मासिक और मिर्जापुर से प्रारंभ हुई थी। सुदर्शन पत्रिका 1900 से प्रारंभ हुई थी। देवकी नंदन एवं माधव ने प्रारंभ किया था मासिक और काशी से प्रारंभ हुई थी। हिंदी प्रदीप 1877 से बालकृष्ण भट्ट ने प्रारंभ किया था और मासिक और प्रयागराज से इसको प्रारंभ किया था। कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता था? कल्पना पत्रिका का प्रकाशन हैदराबाद से होता था। कल्पना दक्षिण भारत की हिंदी की मुख्य पत्रिका है जिसका प्रकाशन 1949 से हैदराबाद में होता है। कल्पना का प्रारंभ आर्येंद्र शर्मा के संपादकत्व में हुआ। यह द्विमासिक पत्रिका है। इसके संस्थापक बद्री प्रसाद विशाल थे। अगला प्रश्न है, माध्यम पत्रिका का संपादक कौन है? माध्यम पत्रिका का संपादक सत्यप्रकाश मिश्र हैं। माध्यम 1964 में प्रारंभ हुई सत्यप्रकाश मिश्र के द्वारा और मासिक भी थी ये और प्रयाग के अंतर्गत यह त्रैमासिक भी थी और मासिक भी थी। प्रयाग से इसका प्रकाशन हुआ। नया ज्ञानोदय 2002 में रविंद्र कालिया ने निकाली थी, मासिक थी और दिल्ली से निकाली गई थी। कसौटी जो है अप्रैल जून 1991 से निकाली गई। नंदकिशोर नवल ने इसको निकाला था और त्रैमासिक थी और पटना से इसका प्रकाशन होता था। माध्यम जो है 1964 में मासिक त्रैमासिक पत्रिका के संस्थापक बालकृष्ण राय थे। अगला प्रश्न है, किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है? पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना आप सभी जानते हैं महादेवी वर्मा ने की है। गिल्लू हुआ और उनकी हिरण के नाम से हिरण और उनकी जो मोर थी उनके आधार पर उन्होंने रचनाएं की हैं पशु पक्षियों के आधार पर। और छायावादी युग की प्रमुख महिला रचनाकार महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार 1972 ईस्वी नामक रेखा चित्र लिखा था जिसमें महादेवी वर्मा ने अपने पालतू पशु पक्षियों का विस्तृत वर्णन किया है। महादेवी वर्मा के पालतू पशु पक्षी नीलकंठ जो कि मोर था, गिल्लू गिलहरी थी, सोना हिरणी थी, दुर्मुख खरगोश था, गौरा गाय थी, नीलू कुत्ता था, निक्को नेवला था, रोजी कुतिया थी, रानी घोड़ी थी आदि का वर्णन
किया है। बृंद सत्सई की विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु क्या है बृंद सत्सई का? तो नीति इसका विषय वस्तु है। बृंद सत्सई रीतिकालीन कवि बृंद द्वारा रचित नीतिपरक रचना है जिसमें नीति के 700 दोहे हैं। आपको पता ही होगा सत्सई मतलब 700 दोहे इसमें समाहित होते हैं, किसी भी प्रकार की सत्सई हो। अगला प्रश्न है चित्राधार किसकी रचना है? तो चित्राधार तो आपको पता ही है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद ने 1889 और 1937 के बीच अपना जीवन व्यतीत किया, अर्थात इसका मतलब है कि 1889 में वे पैदा हुए, जन्म लिया उन्होंने, और 1937 में वे मृत्यु को प्राप्त हुए। काव्य संग्रह है तथा उनका अनुक्रम इस प्रकार है, उनके काव्य संग्रह बहुत सारे थे। 1909 में उर्वशी लिखी थी, वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, शोकोच्छ्वास 1910, बब्रूभान 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1914, महाराणा का महत्व 1914, चित्राधार 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935। राम नरेश त्रिपाठी के काव्य संग्रह और उनका अनुक्रम क्या था? मिलन 1917, पथिक 1920, मानसी 1927, स्वप्न 1929 और कविता कौमुदी। मुकुटधर पांडे 1895 से 1984 के बीच में इनका जीवन काल था। के काव्य संग्रह थे आंसू, उद्गार, पूजा, फूल, कानन कुसुम। और रामेश्वर शुक्ल अंचल के जो समय था 1915 से 1996 के काव्य संग्रह हैं मधुलिका, अपराजिता, किरणवेला, करील, लाल चूनर और वर्षांत के बादल। अगला प्रश्न है भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? तो हिंदी नई चाल में 1873 में ढली, क्योंकि उन्होंने लिखा था कालचक्र में इसे। भारतेंदु जी ने कालचक्र नाम की अपनी पुस्तक में नोट दिया कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 में, यह उन्होंने लिखा था। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसमें इंगित किया है। अगला प्रश्न है रामकथा पर आधारित काव्य कौन सा है? तो रामकथा पर आधारित अग्निलीक है। अग्निलीक भारत भूषण अग्रवाल ने लिखा है, राम काव्य है। आत्मजयी कुंवर नारायण का है, प्रबंध काव्य है। भूमिजा नागार्जुन का है। रश्मिरथी 1952 में लिखा गया था, खंड काव्य है। और कर्ण के ऊपर ये लिखा गया है, कर्ण के विषय वस्तु है रश्मिरथी। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं के अंतर्गत है सेठ बांकीलाल किसकी रचना है? तो सेठ बांकीलाल अमृतलाल नागर की है। अमृतलाल नागर के उपन्यास हैं महाकाल 1947, सेठ बांकीलाल 1955, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग की नूपुर 1960, अमृत और विष 1966, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एक इदार नैमिषारण्य 1972, मानस का हंस 1972, नाच्यो बहुत गोपाल 1978, खंजन नयन 1981, बिखरे तिनके 1982, अग्निगर्भा 1983, करवट 1985, पीढ़ियाँ 1990। यशपाल के उपन्यास हैं दादा कॉमरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कॉमरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949, अमिता 1956, झूठा सच भाग 1 1958, भाग 2 1960, 12 घंटे 1962, अप्सरा का श्राप 1965, क्यों फंसे 1968, मेरी तेरी उसकी बात 1974। पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यास हैं चंद हसीनों के खतूत 1927, दिल्ली का दलाल 1927, बुधुआ की बेटी 1928, शराबी 1930, सरकार तुम्हारी आँखों में 1937, चॉकलेट 1927, जी 1937, फागुन के 4 दिन 1960, जुहू 1963। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास हैं पतन 1927, चित्रलेखा 1934, 3 वर्ष 1936, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, आखिरी दांव 1950, अपने खिलौने 1957, भूले बिसरे चित्र 1959, वह फिर नहीं आई 1960, सामर्थ्य और सीमा
1962, थके पाँव 1963, रेखा 1964, सच्ची सीधी बात 1968, सबही नचावत राम गोसाई 1970, प्रश्न और मरीचिका 1973। अगला प्रश्न है, वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड किसकी रचना है? किसने इसकी रचना की है? तो उदय प्रकाश इसकी रचनाकार हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड उदय प्रकाश ने लिखी है, कहानी विधा पर लिखी है। केसर कस्तूरी जो लिखी है शिवमूर्ति ने लिखी है, 1991 में लिखी है। नंगा 2001 में संजय ने लिखी है, कहानी संग्रह है। प्रेम मुक्ति 1991 में लिखी है, संजीव ने, कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है, हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? यक्षगान का प्रयोग गिरीश कर्नाड ने किया है। नाटकों में मंचन में, हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग गिरीश कर्नाड के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था, जबकि इब्राहिम अलकाजी, सत्यदेव दुबे और कारंत आदि आधुनिक महत्वपूर्ण नाट्य निर्देशक हैं। अगला प्रश्न है, मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है? तो यशपाल की रचना है। अमृतलाल नागर के उपन्यास हैं महाकाल, सेठ बांकेलाल, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष, सात घूंघट वाला मुखड़ा, एकदा नैमिषारण्य, मानस का हंस, नाच्यो बहुत गोपाल, खंजन नयन, बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, करवट, पीढ़ियाँ आदि। यशपाल के उपन्यास दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच, भाग 1, भाग 2, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास हैं पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, वह फिर नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा 1962 में लिखी थी। थके पाँव, रेखा, सीधी सच्ची बात, सबही नचावत राम गोसाई, प्रश्न और मरीचिका उदय शंकर भट्ट के उपन्यास हैं नए मोड़, सागर लहरें और मनुष्य, लोक परलोक और शेष अशेष। अगला प्रश्न है, छायावाद का पतन किस लेखक की कृति है? तो देवराज की कृति है। छायावाद का पतन देवराज ने लिखा है। डॉक्टर देवराज की आलोचनाएं हैं छायावाद का पतन 1948, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा और प्रतिक्रियाएं। विजय देवनारायण शाही की आलोचनाएं हैं जायसी 1983, साहित्य और साहित्यकार का दायित्व 1983, छठवां दशक 1987, साहित्य क्यों 1988। शांति प्रिय द्विवेदी की आलोचनाएं हैं सामयिकी, हमारे साहित्य निर्माता एवं संचारणी। रामविलास शर्मा की आलोचनाएं हैं प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, प्रेमचंद और उनका युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज, साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन, निराला की साहित्य साधना 1969, 72 और 76, 3 भाग में लिखा था इन्होंने निराला की साहित्य साधना को। भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा 1975, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978, हिंदी जाति का साहित्य 1986, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001, बड़े भाई 1986। अगला प्रश्न है, इनमें कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह तार सप्तक का कवि नहीं है, जबकि रामविलास शर्मा हैं, गजानन माधव भुक्तिबोध हैं और भारत भूषण अग्रवाल हैं। तार सप्तक 1943 में संकलित किया था। किसने किया था? तो अज्ञे ने ही किया था। तार सप्तक के कवि देख लेते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे 1911 से 1987 इनका समय था, देवरिया में जन्म हुआ। रामविलास शर्मा 1912 से 2000 तक इनका समय था, उन्नाव में जन्म हुआ था। गजानन माधव मुक्तिबोध 1917 से 1964 ग्वालियर में जन्मे। प्रभाकर माचवे बलवंत 1917 से 1991 ग्वालियर में जन्मे। नेमीचंद जैन 1918 में जन्मे, आगरा में।
गिरजा कुमार माथुर 1918 से 1994 मध्य प्रदेश में जन्मे थे। भारत भूषण अग्रवाल 1919 से 1975 मथुरा में जन्मे। दूसरा सप्तक 1951 में संकलित कवियों का विवरण है। शमशेर बहादुर सिंह 1911 से 1993 समय था, देहरादून में जन्मे थे। भवानी प्रसाद मिश्र 1913 से 1985 होशंगाबाद। शकुंत माथुर 1922 में दिल्ली में जन्मी थीं। हरिनारायण घनश्याम व्यास 1923 में मध्य प्रदेश में जन्मे। नरेश मेहता 1924 में गुजरात में जन्मे। धर्मवीर भारती 1926 से 1997 इलाहाबाद में जन्मे। रघुवीर सहाय 1929 से 1990 लखनऊ में जन्मे थे। तीसरा सप्तक के संकलित कवियों का विवरण है। प्रयाग नारायण त्रिपाठी 1919 रायबरेली। मदन वात्स्यायन 1922। विजय देव नारायण शाही 1924 से 1982 काशी में जन्मे थे। कुंवर नारायण 1927 फैज़ाबाद में जन्मे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927 से 1983 बस्ती में जन्मे थे। केदारनाथ सिंह 1932। कीर्ति चौधरी 1935 उन्नाव में जन्म थे। चौथा सप्तक 1979 में प्रकाशित हुआ था। अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य, सुमन राजे, श्रीराम शर्मा, राजेंद्र किशोर इनके कवि हैं। चारों सप्तकों के संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय रहे। 7 सप्तक 7 कविताओं का संकलन होता है। काव्यशास्त्र और आलोचना के संबंधित प्रश्न हैं। नील परिधान बीच सुकुमार खिला, मृदुल अधकुला अंग खिला है, ज्यों बिजली का फूल, मेघभन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। जब उपमेय में उपमान की संभावनाओं को या कल्पना कर ली जाए तब उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। नील परिधान बीच सुकुमार खिला, मृदुल अधकुला अंग खिला है, ज्यों बिजली का फूल, मेघबन बीच गुलाबी रंग। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग, बिकसेऊ संत सरोज वन, हर्षे लोचन भुंग। उपमा अलंकार, जहाँ दो भिन्न वस्तुओं में रूप गुण आकृति आदि लेकर समता या तुलना या सादृश्य प्रदर्शित किया जाता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। दृष्टांत अलंकार में क्या होता है? जहाँ उपमेय और उपमान के साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव दर्शित किया जाए वहाँ तथा वाचक शब्द का उल्लेख न हो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। पगी प्रेम नंदलाल के, हमें न भावत भोग, मधुप राजपद पाए के, भीख न मांगत लोग। अगला प्रश्न है, विखंडन की अवधारणा का संबंध किस वाद से है? तो विखंडन जो है उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित है। विखंडन का सिद्धांत विखंडनवाद जैक देरिडा ने दिया था। उत्तर आधुनिकतावाद से इनकी अवधारणा जुड़ी हुई है। संरचनावाद विको ने दिया था। नई समीक्षा टी.एस. एलियट और आई रिचर्ड ने दी थी। नव अभिजात्यवाद इनका जो था अवधारणा थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अर्थालंकार कौन सा है? अर्थालंकार जो है प्रतिवस्तु उपमा है। बाकी अनुप्रास, यमक और वक्रोक्ति जो हैं वो शब्द अलंकार कहलाते हैं। प्रतिवस्तु उपमा जो होते हैं अर्थालंकार है। अर्थालंकार के प्रकार भी देख लेते हैं, कितने हैं, भेद हैं। उपमा, रूपक, प्रतीप, व्यतिरेक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, असंगति, विरोधाभास, विभावना, अतिशयोक्ति, प्रतिवस्तु उपमा, दृष्टांत, काव्यलिंग, अर्थांतर न्यास, उदाहरण, समासोक्ति, अन्योक्ति, निदर्शना आदि हैं। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति जो प्रकार हैं। प्रश्न है, तथ्य विविधा के अंतर्गत छायावाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति हैं। छायावाद का सीधा संबंध स्वाधीनता आंदोलन से है। तो इसका उत्तर जो होगा आ और बा दोनों अंशतः सही हैं, क्योंकि राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति तो है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है। और सीधा संबंध
स्वाधीनता आंदोलन से तो है लेकिन सीधा संबंध नहीं है, इसलिए उनको दोनों को आंशिक रूप से बोला है। छायावाद युग में ही एक धारा राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा से गहरा संबंध था तथा वो राष्ट्रीय स्वाधीन आंदोलन से प्रमुख रूप से भागीदार थे, लेकिन संपूर्ण छायावादी काव्य राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से नहीं जुड़ा था। छायावादी युग में राष्ट्रीय चेतना का विकास प्रमुख रूप से रचनाकारों की रचनाओं में परिलक्षित भी होता है। अगला प्रश्न है, अनुभूति की प्रामाणिकता नई कहानी आंदोलन का प्रमुख आग्रह था। इस आंदोलन का आरंभ व्यक्ति केंद्रित कहानी के विरोध में हुआ था। तो आ और बा दोनों सही हैं। अनुभूति की प्रामाणिकता नई कहानी आंदोलन का प्रमुख आग्रह था। साहित्य में अनुभूति का तात्पर्य यह है कि साहित्य द्वारा सामाजिक, प्राकृतिक और आध्यात्मिक कल्पनाओं की अनुभूति करके उसे यथार्थवाद में परिलक्षित करना होता है। यह सामाजिक होता है, यह आंदोलन व्यक्ति केंद्रित नहीं होता। इस कहानी आंदोलन का विकास व्यक्ति केंद्रित कहानी के विरोध में हुआ था। अगला प्रश्न है, रेखा चित्र और संस्मरण के बीच की विभाजक रेखा बहुत सूक्ष्म है, ये दोनों परस्पर अंतर्मुक्त हो जाते हैं। दोनों ही सही हैं, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं लगता कि रेखा चित्र क्या है और संस्मरण कौन कौन से हैं, और ये अंतर्मुक्त हो ही जाते हैं। रेखा चित्र और संस्मरण के बीच विभाजक रेखा बहुत सूक्ष्म है। रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच का हिंदी पर्याय है, जबकि संस्मरण लेखा की स्मृति पर आधारित होता है। रेखा चित्र एक संस्मरण दोनों परस्पर अंतर्मुक्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं के विकास का सही अनुक्रम बताइए। रेखा जो है अनुक्रम बताना है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। बी उत्तर इसका होगा, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक रही, पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा तक रही है, प्राकृत 1 ईसा से 500 ईस्वी तक रही है, अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, हिंदी 1000 ईस्वी से अब तक इसके अंतर्गत आती है और आधुनिक भारतीय भाषाएं इसमें सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताइए। तो सही अनुक्रम कौन कौन से हैं? सरहपा, गोरखनाथ, हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी। सरहपा 769 ईस्वी राहुल सांकृत्यायन के अनुसार, गोरखनाथ 845 ईस्वी राहुल सांकृत्यायन के अनुसार, हेमचंद्र 1088 ईस्वी 12वीं शताब्दी या 11वीं शताब्दी का बिल्कुल आखिरी समय, सोमप्रभ सूरी 1184 ईस्वी 13वीं शताब्दी के अंतर्गत इनका समय है। अर्थात उत्तर हुआ सी, सरहपा, गोरखनाथ, हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी। इन कवियों के सही कालक्रम का निर्देशन कीजिए। तो जो उत्तर है, केशवदास सबसे पहले आएंगे, फिर चिंतामणि आएंगे, फिर मतीराम आएंगे और फिर पद्माकर आएंगे। तो केशवदास 1555 से आए थे, 1617 ईस्वी में इनका देहांत हुआ। चिंतामणि 1609 ईस्वी में, 1685 ईस्वी तक समय। मतीराम 1617 से 1701 ईस्वी, पद्माकर 1753 से 1833 ईस्वी। कोई अनुक्रम सही नहीं है, तो इसलिए इसको कैंसिल कर दिया गया होगा। अगला प्रश्न है, सही कृति क्रम को पहचानिए। तो उत्तर है पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी इसके अंतर्गत है। सुमित्रानंद पंत की रचनाओं का अनुक्रम है, उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्या 1940, स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण धूलि 1947, युगपत 1949, उत्तरा 1949, वाणी 1958, कला और बूढ़ा चांद 1959, अतिमा 1955, लोकायतन 1964, सत्यकाम 1975, चिदम्बरा 1975 के बाद 1968 में पंत जी को चिदम्बरा काव्य रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आचार्यों के बीच सही कालक्रम का निर्देश कीजिए। तो भरत मुनि सबसे पहले आए थे। आप जहाँ भी भरत मुनि पहले आए तो आंख बंद करके वही ऑप्शन लगा दीजिए, वही विकल्प आप चुन लीजिएगा। भरत के बाद भामा, फिर कुंतक, फिर जगन्नाथ। भरत मुनि प्रथम और द्वितीय शताब्दी, नाट्यशास्त्र इनकी रचना। भामा जो थे 6वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, काव्य अलंकार इनकी रचना। कुंतक 10वीं शताब्दी उत्तरार्ध, वक्रोक्ति जीवितम इनकी रचना। पंडित राज जगन्नाथ 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, रसगंगाधर इनकी रचना। आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा है।
कुंतक को वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक माना गया है। अगला प्रश्न है, कृति कालक्रम की दृष्टि से कौन सा सही है? कृति कालक्रम की दृष्टि से कौन सा सही है? तो पल्लव, परिमल, लहर और नीरजा। पल्लव 1928 में आया, सुमित्रा नंदन पंत की रचना थी। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने 1930 में लिखा। लहर 1933 में जयशंकर प्रसाद ने लिखा और नीरजा महादेवी वर्मा ने 1935 में लिखा था। रचना थी रामचंद्रिका, केशवदास ने 1601 में लिखी। काव्य ग्रंथ था ललित लामदुधा, मतीराम ने लिखा था। काव्य ग्रंथ था 1661 से 1664 के बीच। जगत विनोद 1803 से। बिहारी सतसई 1662 ईस्वी में बिहारी ने लिखा रीति काव्य ग्रंथ है। वरदान प्रेमचंद ने लिखा 1921 ईस्वी में उपन्यास है। गबन प्रेमचंद ने ही लिखा 1931 ईस्वी में उपन्यास है। कंकाल उपन्यास 1929 में जयशंकर प्रसाद ने लिखा। चित्रलेखा उपन्यास 1934 में भगवती चरण वर्मा ने लिखा। कुल्ली भाट सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा ने रेखा चित्र के रूप में 1941 में लिखा। माटी की मूर्तें रेखा चित्र है, रामवृक्ष बेनीपुरी का है, 1946 में लिखा है। पद के साथी 1956 महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रचना है। अगला प्रश्न है, रचनाकार काल क्रम में सही का निर्देश कीजिए। तो बच्चन, दिनकर, मुक्तिबोध और अज्ञे सही निर्देश हैं। बच्चन 1907 में जन्मे थे, 2003 तक इनका समय था। रामधारी सिंह दिनकर 1908 से 1974। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे 1911। गजानन माधव मुक्तिबोध 1917 से 1964 इनका समय था। निम्नलिखित में से कालक्रम दृष्टि से कौन सा सही है? तो कालक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो निहार, रश्मि, दीपशिखा और सांदगीत सही हैं। ये चारों रचनाएं किसकी हैं? महादेवी वर्मा की हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं देखते हैं। 1899 से 1961 इनका जीवन काल है। अनामिका 1938, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा 1943, वेला 1943, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत पुंज 1954, सांध्य 1969, सुमित्रा नंदन पंत 1900 से 1977 के काव्य संग्रह व उनका अनुक्रम है। उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्या 1940, स्वर्ण किरण 1947, स्वर्णधूलि 1947, युगपत 1949, उत्तरा 1949, वाणी 1958, कला और बूढ़ा चांद 1959, अतिमा 1955, लोकायतन 1964, सत्यकाम 1975, चिदम्बरा 1968 के आसपास था, 67 या 68। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं उर्वशी, वनमिलन, प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार, शुकोच्छ्वास 1910, बब्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा के महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी आदि। महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह व उनका अनुक्रम है। निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांदगीत 1936, यामा 1940, दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा 1960। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सही कृति कालक्रम कौन सा है? तो निम्नलिखित में से सही कृति कालक्रम कौन सा है? तो सुखमय जीवन, दो बांके, शरणार्थी और ठुमरी। सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1915, दो बांके 1936, भगवती चरण वर्मा। शरणार्थी अज्ञे के द्वारा लिखी गई 1948 में, ठुमरी 1959 में, फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न है, निर्गुण कवियों का सही कालक्रम कौन सा है? तो कबीरदास सबसे पहले आएंगे, दादू उनके बाद, मलूक उनके बाद और सुंदरदास उनके बाद। कबीरदास 1398 से 1518, दादू दयाल 1544 से 1603, मलूकदास 1974 से 1682, सुंदरदास 1596 से 1689। अगला प्रश्न है कि सही जोड़ी सुमेलित करना है
नैया बिच नदिया डूबती जाए, नैया बिच नदिया डूबती जाए कबीर के द्वारा कहा गया है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। गुरु सुआ जई पंथ दिखावा, तो कौन है जायसी नहीं कहा है, जहाँ तक तो जायसी नहीं कहा है। तब लख ही जीवो भली देवो होए न धीम, रहीम ने कहा है। नैया बिच नदिया डूबती जाए कबीर, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। गुरु सुआ जई पंथ दिखावा, जायसी तब लख जीवो भले देवो होए न धीम, रहीम दास गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केश, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश। अमीर खुसरो ने कहा है। फिर से सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है। मृगावती कुतुबन ने लिखा है। चंदा मधुमालती जो है मंझन ने लिखा है। चंदायन जो है मुल्ला दाऊद ने लिखा है। अखरावट जो है जायसी ने लिखा है। और मंझन की जो रचना है मधुमालती है। उस्मान की जो रचना है वो चित्रावली है, 1613 में लिखी गई है। सही जोड़ी फिर से देखिएगा। सही जोड़ी कैसी है? समय जो है पृथ्वीराज ने। रचनाओं को सम्मिलित कीजिए। समय जो अपनी रचनाओं में समय कहते थे, पृथ्वीराज रासों में समय यूज़ किए गए हैं। जैसे सर्ग रहते हैं, कांड रहते हैं, उनका पर्यायवाची समय के रूप में उपयोग किया है पृथ्वीराज रासों में। और कांड जो है वो रामचरितमानस में है, 7 कांड हैं। खंड जो हैं वो पद्मावत में हैं। सर्ग जो हैं साकेत में हैं। साकेत में मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। सर्ग यूज़ किए गए हैं, सर्ग नाम दिया गया है। पद्मावत में खंड उपयोग किए गए हैं। रामचरितमानस में कांड उपयोग किए गए हैं। 1574 इसका समय है। पृथ्वीराज रासो 1192 में चंद्रवरदाई और समय इसका उपयोग है। कबीर ग्रंथावली किसने जो संपादक की है? तो उस कबीर ग्रंथावली संपादक जो थे श्याम सुंदर दास थे। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। बिहारी सतसई जो है पद्म सिंह शर्मा इसके आलोचक रहे हैं। आलोचकों को सुमेलित करना है। देव और बिहारी पद्म सिंह शर्मा इसके आलोचक रहे हैं। और बिहारी सतसई के आलोचक पद्म सिंह शर्मा रहे हैं। देव और बिहारी लाला भगवान दीन ने देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र ने आलोचना की है। बिहारी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आलोचना की है। बिहारी और देव लाला भगवान दीन ने आलोचना की है। अगला प्रश्न है, नाटककारों और नाटकों को सुमेलित करना है। तो नाटककारों और नाटकों को सुमेलित करने के लिए लक्ष्मी नारायण लाल जो राक्षस का मंदिर नाटक लिखा था, उन्होंने राक्षस का मंदिर नाटक लिखा था। पंडित उदय शंकर भट्ट ने विक्रमादित्य नाटक लिखा था। श्री चतुरसेन शास्त्री ने अमर राठौर लिखा था। और सेठ गोविंद दास ने कर्तव्य लिखा था। अमर राठौर को चतुरसेन शास्त्री ने लिखा था 1923 में। कर्तव्य को सेठ गोविंद दास ने लिखा था। विक्रमादित्य को पंडित उदय शंकर भट्ट ने लिखा था। राक्षस का मंदिर लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा था। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर बताना है। अपठित गद्यांश बताना है उनको। अपठित गद्यांश के अंतर्गत किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं उसके आधार पर हम पढ़ लेते हैं। प्रसाद जी अपने युग की राष्ट्रीय भावनाओं को प्रतिबिंबित करते थे, पर उनका इतिहास बोध सिर्फ भावात्मक नहीं था। भारतीय इतिहास का उनका ज्ञान बहुत गहरा था। उसके बारे में अपनी निर्मोह सत्य शोधक दृष्टि के चलते उनकी विचारण बहुत मौलिक और स्वतंत्र थी। इस मामले में वे प्रियम ब्रूयात के कतई कायल नहीं थे। वास्तविकता यह है कि लोकप्रिय भावनाओं का इस्तेमाल उन्होंने अपनी उस बेहद आत्मालोचन पूर्ण दृष्टि को प्रस्तुत करने के लिए ही किया। वे भारतीय जीवन ही नहीं, भारतीय आचरण के भी प्रखर दृष्टा आलोचक थे।
उनके नाटकों में हमें इतिहास का गौरव ही नहीं, उसकी कुंठा, त्रास और रूप का भी उतना ही हिलाने वाला साक्षात्कार मिलता है। उनके नाटकों में चरित्र अक्सर चरित्र से ज़्यादा मनोवैज्ञानिक वृत्तियों और शक्तियों का प्रतिनिधित्व करने लगते हैं। यही वह सदाबहार, सदा प्रासंगिक जीवन है जो उनके नाट्य लेखन की असली प्रेरणा है, न कि एक तथाकथित अतीत के तथाकथित प्रसिद्ध नायक नायिकाएं। अगला प्रश्न है, इसके अंतर्गत प्रश्न क्या क्या हैं? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? प्रसाद जी की रचनाओं में उनकी भावनाएं व्यक्त हुई हैं। उनकी लेखन ऐतिहासिक भावों पर आधारित नहीं है, ये तो गलत ही है, ये दोनों गलत हैं। उनके इतिहास बोध में वैचारिकता का समावेश है, ये सही है, वैचारिकी का समावेश है। इसमें लिखा है ना, सिर्फ भावनात्मक बोध नहीं है अपितु उनमें विचारण बहुत मौलिक है, तो ये उसका उत्तर हुआ। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद की शैली में प्रभावी व्यंजकता है, तो इसमें उत्तर आ जाएगा प्रभावी व्यंजकता है। और अनुच्छेद का लक्ष्य है जो दिया गया है, उसका लक्ष्य क्या है? तो प्रसाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से परिचित कराना इसका लक्ष्य है। तो मित्रों, ये था हमारा प्रश्न पत्र 2004 का। इसके आगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हिंदी साहित्य को पढ़ने के लिए, जानने के लिए इस चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।